हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीएस क्लासेस में। जीएस क्लासेस की ज्योग्राफी सीरीज़ में आज हम चैप्टर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे। हम क्लास 11th एनसीईआरटी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में चैप्टर 4 का डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे आज हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज की जब हम बात करते हैं तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट प्लेस है। ये प्लेस सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हॉटस्पॉट्स, अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन सबसे ज़्यादा हाई है। यहाँ पे हमने ब्लू मार्क का यूज़ किया है हॉटस्पॉट्स को दिखाने के लिए, रेड वोल्केनिक इरप्शंस के लिए है, येलो डीप अर्थक्वेक्स के लिए है, और जो ये ब्लैक डॉट्स हैं ये शैलो अर्थक्वेक जोन्स को बताते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये येलो स्टोन है, ये हॉटस्पॉट रीजन है अमेरिका का। इसके साथ हवाई है, गैलापागोस है, ये सब हॉटस्पॉट रीजन है। इसके साथ ये जो रेड मार्क्स हैं माउंटेन एंडीज माउंटेन के पास हो गया, या फिर ये जो इधर आइलैंड्स हैं इनके पास, तो ये वोल्केनिक इरप्शन वाले एरियाज़ हैं। इसके साथ हम यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट वोल्केनोज है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको भी देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो माउंट एंडीज़ के पास चिली के बॉर्डर पे हमें मिलता है ओजस डेल सलादो, जो कि हाईएस्ट पीक है जो वोल्केनो का यहाँ पे सिचुएटेड है। इसका एल्टीट्यूड सबसे ज़्यादा है, साथ ही ये चिली का सबसे हाईएस्ट पीक भी है। इसके साथ गैलापागोस आइलैंड की बात करें तो यहाँ पे हमें उल्फ वोल्केनो और एल्किडो वोल्केनो देखने को मिलता है। अगर हम हवाई रीजन की बात करें तो यहाँ पे वर्ल्ड का वर्स्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनो है किलाउ वोल्केनो, वो देखने को मिलता है। ये एक शिल्ड वोल्केनो है। इसके साथ येलो स्टोन रीजन की बात करें तो अमेरिका में वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी वजह से जो एरियाज़ हैं इदाहो या मोंटेना रीजन, यहाँ पे हाईएस्ट वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो माउंट फूजी जो कि जापान में सिचुएटेड है, वो डोरमेंट स्टेज का वोल्केनो है। और फिलीपींस में माउंट टाल है जो कि इस साइड फिलीपींस के पास सिचुएटेड है। इसके साथ ही अगर हम इंडोनेशिया पार्ट की बात करें तो माउंट क्राकोटुआ, ये जो क्राकाटुआ है ये बहुत ही वायलेंट रहा है रिसेंट टाइम में। पहले टोंगा आप जानते होंगे कि बहुत एक्टिव वोल्केनो था, पर अभी आजकल ये क्राकाटुआ काफ़ी वायलेंट है। तो ये हमने देखा कि कैसे ये रिंग ऑफ फायर है, इसके पास के जो वोल्केनिक इरप्शंस हैं वो बहुत ही हाई होते हैं। अर्थक्वेक भी काफ़ी हाई सिस्मिक एक्टिविटी जोन्स हैं यहाँ पे। और अब हम ये देखते हैं कि जो ब्लैक डॉट्स शैलो अर्थक्वेक रीजन्स हैं, यहाँ पे ये मिड अटलांटिक ओशन रेज है। ये आप जो ब्लैक डॉट्स देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये मिड अटलांटिक ओशन के पास भी बहुत सारे शैलो अर्थक्वेक जोन्स हैं। यहाँ पे अर्थक्वेक अक्सर आते रहते हैं। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज की बात की। अब चलिए हम प्लेट बाउंड्रीज को पढ़ते हैं। ये प्लेट बाउंड्रीज हालांकि ज्योग्राफी के चैप्टर में एनसीईआरटी में बाद में दिया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे समझना ज़रूरी है ताकि आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग या प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को अच्छे से समझ पाएँ। तो प्लेट बाउंड्रीज क्या होते हैं? तो ये वो जोन्स होते हैं जहाँ पे टेक्टोनिक या लिथोस्फेरिक प्लेट्स इंटरेक्ट करते हैं। आप जानते हो ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स हमने पढ़ा था कि जो हमारा क्रस्ट का रीजन है उसके नीचे जो मेंटल का रीजन है उसमें एस्थोनोस्फीयर के ऊपर जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो मूव करते हैं। तो ये वही लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं। अगर हम प्लेट बाउंड्रीज के टाइप्स की बात करें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज जैसे कि नाम से ही है कि ये डाइवर्स होते हैं, तो ये आप ये देख सकते हैं इनका डायरेक्शन इस साइड से होता है। ये ऐसे डाइवर्स होते हैं और इनके डाइवर्जन से जो मैग्मा बाहर निकलता है उसी से मिड अटलांटिक रिज वगैरह का फॉर्मेशन होता है। तो जो मिड अटलांटिक रिज है वो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज प्लेट से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमारा कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है। जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हैं ये ऐसे कन्वर्स करते हैं, इनके कन्वर्जन से एक जो प्लेट है वो सबडक्ट होगा और फिर वो मैग्मा का वहाँ पे फॉर्मेशन होगा और फिर वो इरप्ट होगा। तो ये जो आर्कीपेलागो आइलैंड्स हैं वो कहीं ना कहीं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है। जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है आप देख सकते हैं कि दे स्लाइड पास्ट इच अदर, मतलब कि ये ना ही कन्वर्स हो रहे हैं ना डाइवर्स हो रहे हैं, ये फ्रिक्शन कॉज करते हैं और इसलिए ना कोई क्रिएशन होता है इनसे, ना ही कोई डिस्ट्रक्शन होता है। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज से क्रिएशन होता है और कन्वर्जेंट बाउंड्रीज से डिस्ट्रक्शंस होते हैं। अब हम यहाँ पे इस पिक्चर के थ्रू समझेंगे कि कैसे जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं उससे ओशंस का फॉर्मेशन होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक प्लेट है, उसके बाद क्रस्टल थिनिंग हो रहा है। ये जो प्लेट है इसके मूवमेंट के कारण ये डाइवर्स करना शुरू करेगा। अभी इसके और ये नीचे मैग्मा का फॉर्मेशन ये तो मेंटल पार्ट में चलता ही रहता है। अब ये जैसे डाइवर्स होना शुरू हो रहा है तो यहाँ पे रिफ्ट वैली सबसे पहले फॉर्म हो रहा है और ये इसके डाइवर्स होने से जो ये मैग्मा नीचे में जिसका अपवर्ड मूवमेंट हो रहा था, अब ये एस्थेनोस्फीयर के लेयर से ये बाहर आना शुरू होता है और ये जैसे बाहर आता है वैसे एक नया ओशन रीजन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये दोनों प्लेट्स हैं जो डाइवर्स करेंगे। अब यहाँ पे एक न्यू ओशनिक क्रस्ट या न्यू ओशनिक प्लेट आएगा।
तो इस तरह से ये न्यू ओशन का फॉर्मेशन होता है या न्यू ओशनिक क्रस्ट का होता है। और फिर इसी में हम आगे देखेंगे कि कैसे मिड ओशन रिजेस का फॉर्मेशन होता है। अब क्योंकि देखिए ये जो डाइवर्जन वाले प्लेट्स होते हैं इसमें बेसाल्टिक जो मैग्मा है वो बेसाल्टिक इन नेचर होता है। बेसाल्टिक या फ्लूइडिक इन नेचर का मीनिंग ये है कि ये जो होंगे ये काफ़ी फ्लूइड टाइप होंगे, वॉलेंट कम होंगे। और बेसाल्टिक मैग्मा आ रहा है इसका मतलब वो काफ़ी डेप्थ से आ रहा है। तो ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज जब होती हैं और जब इनसे वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो इसका ये स्पेशलिटी है कि बेसाल्टिक फ्लूइड टाइप इरप्शंस होते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जब वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं। हालांकि ये हमने पहले भी पढ़ा था, पर इसको हम ओशन प्लेट्स में इसको देखेंगे। ये स्पेसिफिकली ओशन में जो फॉर्मेशंस होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये हमने एक इमेज देख रहे हैं हम, जो इसी को हम नीचे में काफ़ी जो भी हमने जैसे हमने पढ़ाई है, जैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैं या फिर आप यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट मान लीजिए, जब इनका डाइवर्जन हो रहा है तो कैसे ये मैग्मा बाहर आ रहा है और ये मैग्मा के बाहर आने से कैसे वोल्केनिक आइलैंड बन रहे हैं, नॉल्स, सी माउंट, ग्योट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सारे बेसिकली छोटे और बड़े माउंटेन रेंजेस होते हैं। तो जो ये ग्योट होते हैं इसमें क्या होता है कि इनका सी माउंट जो है फ्लैट टॉप के साथ होता है। तो फ्लैट टॉप है तो इसलिए हम इसको ग्योट बोले। जिनका फ्लैट टॉप नहीं हुआ वो सी माउंट या नॉल्स हो गया। अब इसके साथ यहाँ पे एक वोल्केनिक आइलैंड भी बनता है और इसके पास में जो मेन सेंटर होता है रिज के पास, वहाँ पे सेंट्रल एक्सियल वैली होता है। और जब हम जैसे जैसे कोस्टल एरिया की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे एबाइसल प्लेन आ जाएगा। ये मिड ओशनिक के से जब हम कोस्टल एरियाज़ की तरफ जाएंगे तब एबाइसल प्लेन आएगा। और जैसा कि हमने इसके पहले पढ़ा था कि जो एबाइसल प्लेन के बाद जो कॉन्टिनेंट वाला रीजन आता है, जो कॉन्टिनेंट स्लोप होता है, वहाँ पे सेडिमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये हमने दिखाया है कि कैसे यहाँ पे सेडिमेंट्स का डिपॉजिट होता है। यही सेम चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो अभी आपने देखा जो ये रिज का फॉर्मेशन हुआ था, सेंट्रल एक्सियल ऑफ वैली था, ये सेंट्रल एक्सियल वैली को अगर हम जूम करके देखें तो कुछ इस टाइप के फॉर्मेशंस होते हैं। ये रिफ्ट वैली हो गया जो बीच में, रिफ्ट वैली आप जानते हैं रिफ्ट कोई भी चीज़ होता है जो उठा हुआ हो। तो जब भी, क्योंकि यहाँ पे ये मेन सेंटर था जहाँ से कि वोल्केनिक इरप्शन हुआ, तो ये रिफ्ट की तरह आकार लेगा, ये थोड़ा उठा हुआ होगा और इसके आसपास बहुत सारे वोल्केनिक माउंटेन्स होंगे। ये जो वोल्केनिक माउंटेन्स हैं ये फर्दर आगे चल के इधर वोल्केनिक आइलैंड्स को फॉर्म करेंगे। सी माउंट, नॉल और ग्योट, ये सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग की। कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग सबसे पहले हेस ने 1961 में दिया था। इन्होंने ये जो थ्योरी दिया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, इसके पहले इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे। आइए उनको हम जानते हैं। इनका पहला ऑब्जर्वेशन था कि जो मिड ओशनिक रीजेस हैं यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस काफ़ी कॉमन होते हैं। हमने ऊपर के डायग्राम में देखा था कि कैसे मिड ओशनिक जो रिजेस हैं यहाँ पे इरप्शंस कॉमन होते हैं, क्योंकि यहीं से जो लावा है वो बाहर निकलता है। यहीं पे जो प्लेट्स हैं यहीं से डाइवर्स होना शुरू होते हैं, इसलिए ये जो जोन है यहाँ पे हाईली वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि रॉक्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम क्रेस्ट शो सिमिलरिटीज़। अब क्रेस्ट यानी आपको कल मैंने बताया था कि जो क्रेस्ट होते हैं वो सबसे हाई माउंटेन्स होते हैं जो यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज से। तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन होता है वो क्रेस्ट होता है। और ये पॉइंट हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, जो क्रेस्ट के ईदर साइड में जो इक्विडिस्टेंट रॉक्स होते हैं उनमें सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं। अब ये सिमिलैरिटीज़ बहुत सारी चीज़ों में मिलती है, एज में मिलती हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन में मिलती है, उनकी मटेरियल्स में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रॉक्स क्लोजर टू रीजेस आर यंगर। अब आप देख सकते हैं कि क्योंकि देखिए रीजेस के पास से जो प्लेट बाउंड्रीज हैं वो डाइवर्स हो रही हैं, यहाँ पे न्यू प्लेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो रॉक्स यहाँ मिलेंगे वो यंगर होंगे और जो हम कोस्ट के साइड जाते जाएंगे तो वो ओल्डर होते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एज ऑफ रॉक्स इंक्रीजेज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द क्रेस्ट। हाँ, क्रेस्ट क्या था, जो हाईएस्ट माउंटेन्स था जो वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, तो जब हम वहाँ से मूव अवे होते हैं यानी कोस्ट के साइड जाते हैं तो एज ऑफ रॉक्स ऑब्वियसली इंक्रीज होंगे। सेडिमेंट्स ऑन दी ओशन फ्लोर आर वेरी थिन। अब यहाँ पे जो सेडिमेंट्स ऑन दी ओशन फ्लोर है वो थिन क्यों है, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये जो ओशन फ्लोर ये हो गया, इधर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की तरफ आते हैं तो सेडिमेंट्स का डिपॉजिट तो कॉन्टिनेंटल स्लोप पे होता है। तो ये जो स्लोप पे डिपॉजिट होता है तो इसलिए ये पार्ट जो होता है वो थिक होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप वाला। लेकिन जो ओशन बेसिन है या फिर जो ओशन का फ्लोर है यहाँ पे थिन होता है, क्योंकि ओशन क्रस्ट जो है आपस में जब ओशनिक प्लेट्स मिलते हैं तो वो मिलते हैं, फिर उससे न्यू ओशनिक प्लेट्स बनते हैं। इसलिए ओशनिक प्लेट्स को हम यंगर बोलते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। तो ये यंगर होते हैं, इसलिए जो सेडिमेंट्स भी होंगे वो थिन होंगे एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल स्लोप। नेक्स्ट है हमारा कि डीप ट्रेंचेस हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक अकरेंसेज व्हाइल इन द मिड ओशनिक रिज क्विक फोकाई हैव शैलो डेप्थ। अब ये देखिए डीप ट्रेंचेस क्या होते हैं, हमने पढ़ा था कि जो डीप ट्रेंचेस होते हैं वो डेप्थ तक होते हैं। तो क्योंकि वो डेप्थ में होंगे तो डीप सीटेड अर्थक्वेक होगा,
जो कि जबकि जो मिड ओशनिक रिज है, अब ये देखिए यहाँ पे मिड ओशनिक रिज में क्योंकि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं, तो इसलिए जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे उतना ये डेप्थ वाले वोल्केनो नहीं आएंगे, ये पास वाले आएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं डीप ट्रेंचेस की, तो वहाँ पे डीप सीटेड अर्थक्वेक्स आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मिड ओशनिक रिज के पास है वो उतना डेप्थ में नहीं है। ट्रेंचेस का मतलब ही होता है डेप्थ, जैसे मैरियाना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का ओशन में अगर देखें तो वैसे जो मैरियाना ट्रेंच में जो भी अर्थक्वेक्स आएंगे वो डीप सीटेड होंगे, लेकिन वही जो अटलांटिक मिड ओशन रिज है वहाँ पे जो आएंगे वो शैलो डेप्थ वाले आएंगे। ये हमने जाना जो इन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए थे। अब इन ऑब्जर्वेशंस पे जो हेस थे, हैरी हेस, इन्होंने कुछ कंक्लूजन्स दिया अपने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में। अब इनके कंक्लूजन्स क्या थे? इनके पहला कंक्लूजन था कि कांस्टेंट इरप्शन एट द क्रेस्ट ऑफ ओशनिक रिज कॉजेज द रप्चर ऑफ द ओशनिक क्रस्ट। अब ये क्या बता रहे हैं कि जो ओशनिक रिज, मिड ओशनिक रिज हुआ, वहाँ पे जो कांस्टेंट इरप्शन होता है उससे ओशनिक क्रस्ट में रप्चर क्रिएट होता है। तो ऑब्वियसली क्योंकि जो ओशनिक प्लेट्स हैं वो आप डाइवर्स हो रहे हैं उन, और कांस्टेंट इरप्शन उसी की वजह से हो रहा है, तो वो रप्चर तो होगा ना, क्योंकि वो प्लेट्स जो पुराने प्लेट्स हैं वो ख़त्म होंगे और वहाँ पे नए प्लेट्स आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द यंगर एज ऑफ द ओशनिक क्रस्ट आर दी and the fact that they are spreading but does not causes shrinking of the other gives logic of consumption of oceanic crust। अब इन्होंने ये बताने की इन्होंने कोशिश की कि जो ओशनिक क्रस्ट है, जो इनका यंग एज है, हमने जाना कि क्योंकि जो ओशनिक प्लेट्स हैं यहाँ पे डाइवर्जेंट अगर हो रहे हैं ये, तो नया आता है, जो नया आएगा उसका एज कम होगा, तो इसीलिए जो ओशनिक क्रस्ट है वो इसको हम यंगर मानते हैं। और ये स्प्रेड भी हो रहे हैं, डाइवर्जेंट में तो स्प्रेड हो रहे हैं तभी तो नया आ रहा है। लेकिन ये श्रिंक लेकिन इसकी वजह से जो दूसरा प्लेट है वो श्रिंक नहीं कर रहा है। अब वो श्रिंक नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है वो कहीं जाके किसी अदर प्लेट से टकराएंगे, तो वो जब टकराएंगे तो क्योंकि वो ओशनिक अगर प्लेट्स हैं तो उनका कंजम्पशन होगा। उनका कंजम्पशन क्यों होगा? जब भी आपको पता है कि ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में टकराते हैं तो जो ओशनिक क्रस्ट है वो सबडक्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो हैवी होता है, वो मैफिक वाला पोर्शन होता है और वो थिन भी होता है। थिन होने से और हैवी होने से जो ओशनिक क्रस्ट है उसका सबडक्शन हो जाएगा, जिसका मतलब है कि उसका कंजम्पशन हो जाएगा। तो ये ओशनिक क्रस्ट का कंजम्पशन होगा, इसीलिए जो ओशनिक क्रस्ट है उनका स्प्रेड होना सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो श्रिंक हो रहे हैं। ये उन्होंने कंक्लूजन दिया और यही था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आपको ये डिस्कशन कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।